Hello dear students, welcome to IFS. Today we are going to discuss Delhi University Entrance Test प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से हम देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने अभी तक फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, आपको वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत पास है और एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं। एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछने की वजह से आपको ये क्वेश्चंस का बेनिफिट होगा और क्वेश्चंस का बेनिफिट अगर होता है तो आपको 100% स्कोर करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, 17, 18, 19 मैंने देखे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होने की वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने ही चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको 2014 से लेकर 2019 के तक के सारे वीडियोस आप लेक्चर्स देखो। सारे वीडियोस जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पे आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखनी होगी तो आप www.ifasonline.com पे जा सकते हो। उसके बाद उसमें IIT JAM केमिस्ट्री का सेक्शन होगा और उस सेक्शन में जाके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का यानी कि DU का सेक्शन मिलेगा। उसमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेक्शन होगा, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो देखो क्वेश्चंस क्या है। तो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं अभी सारे। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके क्वेश्चंस में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन। तो यहाँ पे ये विच एसिड प्रेजेंट है कॉमन क्वेश्चन था। तो एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है लेमन में, तो लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ HCN NaHSO3। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे आपका ग्लूकोज से रिएक्ट नहीं करता। तो HCN के साथ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करता है, इसके साथ हाइड्राजोन फॉर्मेशन करता है, इसके साथ ऑक्साइम फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप देखोगे अल्डिहाइड की प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है बता दो पहले। CHOOH यानी कि अल्डिहाइड फंक्शनलिटी होती है, ये बताना है मुझे यहाँ पे। अब इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे ये कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है जी। अब इसमें ये CHO है तो ये आपका CHO काम का है। यहाँ पे R डबल बॉन्ड OH H+CN- अगर करते हो ठीक है, तो CN- ये प्लस, इसे प्लस स्टेबलाइज करेगा ROH CN हाइड्रोजन, तो आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ग्लूकोज के साथ ये HCN की रिएक्शन होगी, इसके साथ हाइड्रोजन से ये फिनाइल हाइड्रोजन होती है, ये NH2 आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर आपकी डिलोकलाइज करती है बेंजीन रिंग में, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करने की वजह से ये लोन पेयर फ्री नहीं होती, बट ये कहीं पे डिलोकलाइज नहीं करती। तो ये फ्री लोन पेयर क्या करती है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन करती है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको देख लेनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है वो एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइम की रिएक्शन क्या होती है, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें अगर NH2OH ऐड करते हो आप तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है नाइट्रोजन OH हाइड्रोजन और ये R ग्रुप, तो आपका ऑक्साइम फॉर्मेशन होता है। तो ये भी रिएक्शन करता है, बस ये जो NaHCO3 कंपाउंड है ये रिएक्शन नहीं करता। अब ये क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि ये मोस्ट फेमिलियर रिएक्शन है। अगर आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा तो आपको हाइड्रोजन की रिएक्शन इजीली पता होगी। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी बात है, HCN की रिएक्शन बता दी NH2। अब ये कहीं पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ग्लूकोज कह दिया, जिसमें CHO होगा उनके साथ ये दोनों रिएक्शंस होंगी। ऑफकोर्स इसके साथ भी होते हैं। नेक्स्ट देखते देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट अगर देखते हो, डायपोल मोमेंट तो यहाँ पे डाई यानी कि 2 पोल यानी कि 2 पोल होंगी प्लस माइनस। तो अगर आप इसका प्लस माइनस बनाते हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर लिखते हो तो क्या होगा,
ये प्लस। अब इसमें अगर देखोगे तो ये क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर देखोगे आप यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से ये क्या होगा, स्टेबल फॉर्म होगा, और स्टेबल फॉर्म होने की वजह से आपका ये कंपाउंड क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा दिखाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका कंपाउंड कुछ ऐसे, दैट इज अगेन। तो इसमें कोई भी एरोमेटिक इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा दोनों केसेस में। थर्ड केस अगर दिखते हो तो रिंग सेम है, बस यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट अगर होता तो आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता, बट यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक इफेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें क्या है, एरोमेटिक स्टेबिलिटी है, नो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसीलिए मैं कहूँगा यहाँ पे कि इसके जो डाइपोल मोमेंट होगा फर्स्ट केस में, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिसिटी के लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी, हुकेल रूल ओबे करना चाहिए। हुकेल रूल कौन सा होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर n की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे, n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है आपकी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन होती है प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। sp2 कार्बन और sp कार्बन प्रेजेंट होनी चाहिए, sp3 कार्बन मस्ट भी एब्सेंट होना चाहिए। ये जो कंडीशंस होती है एरोमेटिसिटी की, अगर ये फॉलो होती है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो इस कंपाउंड में सारे कंडीशंस आपके फॉलो हो रहे हैं, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक है। और डाइपोलर फॉर्म में, डाइपोल फॉर्म में क्या है, स्टेबल है, इसलिए मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपी सेक्शन। तो ये H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। DMSO6 एज सॉल्वेंट लिया हुआ है, जैसे D2 भी सॉल्वेंट लिए जाते हैं, D2O DMSO6 ये सॉल्वेंट लिए जाते हैं। एसीटोन D6 लिया जाता है। ये तो 7.75 डबलेट ऑफ डबलेट J 8.8 एंड 2.4 हर्ट्ज 1 हाइड्रोजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका कपलिंग कांस्टेंट। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर कपलिंग कांस्टेंट दिया है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 हाइड्रोजन का कपलिंग वैल्यू है 7.75। कितनी है, 7.75। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कंपाउंड डबलेट ऑफ डबलेट दिखा रहा है, डबलेट विथ 8.8 हर्ट्ज एंड डबलेट विथ 2.4 हर्ट्ज। तो देखो क्या है, तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो 8.8 हर्ट्ज आपका क्या बताता है, 8.8 हर्ट्ज आपका बताता है कि ये ऑर्थो कपलिंग कर रहा है। तो 8.8 हर्ट्ज आपका ऑर्थो कपलिंग, मतलब ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है जिसकी वैल्यू 7.75 है, जो आपका 8 हर्ट्ज की कपलिंग कर रहा है, और 2.4 हर्ट्ज जो मेटा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये मेटा हाइड्रोजन की कपलिंग यहाँ पे हो रही है अगेन। तो ये क्या है, 2.4 हर्ट्ज की कपलिंग यहाँ पे हो रही है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, नेक्स्ट वैल्यू देख लो। देखो अब 2.4 हर्ट्ज ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है, यानी कि इसका कपलिंग पार्टनर आपका 2.4 हर्ट्ज दिखाएगा। तो 2.4 हर्ट्ज दिखा रहा है, मतलब 7.58 आपकी इसकी वैल्यू होगी। 8.8 हर्ट्ज दिखा रहा है, इसका मतलब 6.70 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है यहाँ पे 6.50 ब्रॉड 2 हाइड्रोजन, ब्रॉड सिग्नल्स होंगे और 2 हाइड्रोजन से वहाँ पे। तो 2 हाइड्रोजन ब्रॉड कब देंगे, जब NH2 प्रेजेंट होगा, NH2 प्रेजेंट होगा और NH2 प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपाउंड में NH2 प्रेजेंट है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका डिलीट हो गया। अब 3.80 है, क्या है 3.80, 3 to 4 वैल्यू कब होती है, 3 to 4 डेल्टा वैल्यू कब होती है, जब आपका कोई X से अटैच होगा CH3, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अगर CH3 आपका अटैच होता है तो अब क्या होगा आपका, ये CH3 अगर आपका अटैच होता है तो तब क्या होगा, आपका कंपाउंड CH3 प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, तब आपकी वैल्यू होगी 3.8।
अब यहाँ पे कहीं पे 3.8, अब यहाँ पे CH3 सिंगलेट दिखाएगा, तो ये 3.8 दिखाएगा क्या, तो ये 2 to 3 में दिखाएगा। जब कार्बोनिल प्रेजेंट होता है तो वैल्यू 2 to 3 में आती है, तो ये ऑप्शन तक कट हो गया आपका। बचे दो ऑप्शंस। अब दो ऑप्शंस को कैसे डिसाइड किया जाए, तो आपका इसका मतलब है यहाँ पे OMe और OMe है। अब यहाँ पे X और Y अगर मैं लिख दूं तो NO2 और NH2 है। NO2 क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, डी शिल्डेड होने चाहिए। तो से क्या है, शिल्डेड है, और ये क्या है, डी शिल्डेड है, सॉरी डी शिल्डेड है। तो डी शिल्डेड होने की वजह से आपका X जो होगा वो NO2 होगा, Y जो होगा NH2 होगा। X जो होगा NO2 होगा, Y जो होगा NH2 होगा, और Y के एडजेसेंट में क्या होगा, OMe होगा। यानी कि NH2 के एडजेसेंट में OMe और NO2 के एडजेसेंट में दोनों हाइड्रोजन्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। तो इसमें कितने कायरल सेंटर से ये पूछा हुआ है, हाउ मेनी कायरल एटम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कायरल कार्बन नंबर 1, कायरल कार्बन नंबर 2 और कायरल कार्बन नंबर 3। आप कहोगे सर यहाँ से तो प्लेन पास हो रहा है, हाँ जी यहाँ से प्लेन पास हो रहा है, तो ये दोनों कायरल, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, तो ये सूडो सिमेट्रिक सेंटर होगा, सूडो सिमेट्रिक कायरल सेंटर होगा, सूडो सिमेट्रिक कायरल सेंटर होगा। तो सूडो सिमेट्रिक कायरल सेंटर होने की वजह से अब यहाँ पे इसे कंसिडर करना है क्या, तो इसमें प्रोबेबली कंसिडर नहीं करते, बट आंसर की में आंसर दिया होता थर्ड, तो उन्होंने कंसिडर किया था, इन्होंने कंसिडर करके, यानी कि सूडो सिमेट्रिक कंसिडर करके उन्होंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्विनोलिन की रिएक्शन अगर करोगे KMnO4 के साथ तो क्या होगा। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है क्विनोलिन। इसकी रिएक्शन अगर आप करोगे KMnO4 के साथ, इसमें अगर -CO2 करते हो, डी कार्बोक्सिलेशन अगर करते हो, तो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा ये, और इसी को नाम दिया गया है आपका निकोटिनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका निकोटिनिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इजी भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वेस AgNO3, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट देगा, दैट गिव्स प्रेसिपिटेट विद रिएक्शन विद AgNO3। तो यहाँ पे अगर आप AgNO3 की रिएक्शन करोगे, AgNO3 की रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा कुछ ऐसे, प्लस AgBr। इसमें भी क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा कुछ ऐसे, AgBr। ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है। जो कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बोकटायन अगर स्टेबल होता है तो आपकी रिएक्शन इमीडिएटली होगी। तो ये जो 4th नंबर का कार्बोकटायन होता है ये होता है ट्रोपेलियम कटायन। ट्रोपेलियम कटायन 1, 2, 3 पाई बॉन्ड, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रोपेलियम कटायन। ट्रोपेलियम ब्रोमाइड होता है, ट्रोपेलियम ब्रोमाइड से ट्रोपेलियम कटायन फॉर्मेशन होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर कंपाउंड होता है, sp2 कार्बन से सारे। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक होने की वजह से, स्टेबिलिटी होने की वजह से आपका इजीली क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन करेगा। इसमें कॉन्जुगेशन है बट ये एंटी एरोमेटिक है।
यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है, sp2 कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अनस्टेबल अगेन। ठीक है, ये तीनों क्या है, अनस्टेबल कार्बोकटायन, अनस्टेबल कार्बोकटायन है, इसीलिए ये स्टेबल कार्बोकटायन है तो ये इजीली क्या करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा विथ AgNO3, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होता, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये ट्रोपिलियम कटायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग एंटी कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल, तो एंटी कन्फॉर्मेशन, जनरली एंटी कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल होता है, बट यहाँ पे जो पूछा गया है ये क्या है, कौन सा कंपाउंड ऐसे है जिसमें एंटी कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, देखो ए केस देखते हैं जी, ए केस एक्चुअली ये स्पेशल केस है, तो ये रेगुलर के बच्चों को भी एक्सप्लेन किया था, उन्होंने क्वेश्चन सही किया था, कोई डाउट नहीं था, क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हुआ था उनका, कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब यहाँ पे क्या है, दो फॉर्म हो सकते हैं, सीन और एंटी, तो सीन अगर होगा तो आपका ये फ्लोरीन ऐसे होगा, ये फ्लोरीन ऐसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और एंटी अगर होगा तो ये फ्लोरीन ऐसे स्टैगर्ड फॉर्म में रहेगा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन होता है, ये CH होता है और ये CF स्टार होता है, तो ये CH टू CF होता है, ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा टू अगेन सिग्मा स्टार इंटरेक्शन होगा, बट यहाँ पे CF होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी में तो CF है, तो CF से CF स्टार में होगा, CF से CF स्टार में होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसका इंटरेक्शन इजीली होगा, इसमें इंटरेक्शन अगर देखते हो आप, तो इसके इंटरेक्शन के लिए आपको ये मोटी पता होनी चाहिए, तो ये मोटी अगर पता होनी चाहिए तो ये मोटी के रूल्स पता होने चाहिए। ये मोटी का रूल क्या है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, क्या है वो, इसमें एक बात आपको समझ में आ रही होगी, तो CF सिग्मा स्टार, CF सिग्मा स्टार लूमो सेम है, बस होमो चेंज हो रहा है। तो होमो चेंज अगर हो रहा है, अगर एनर्जी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, तो इसीलिए CF बॉन्ड को मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, CH बॉन्ड को ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, और CF स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, CF सिग्मा स्टार, ठीक है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। अब इसमें आपको देखना होगा एनर्जी गैप, एनर्जी गैप किसका ज़्यादा है, तो ये देखोगे एनर्जी गैप यहाँ पे ऐसे, तो ये डेल्टा E1, ये डेल्टा E2, तो डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1, डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1, इसीलिए इसमें ये CH बॉन्ड का होमो होगा और इसका लूमो होगा, जो लोअर एनर्जी में इंटरेक्शन करेगा, तो लोअर एनर्जी में इंटरेक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, इसे स्टेबलाइज करेगा इजीली। इसका मतलब अगर सीन रहते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से आपका कंपाउंड फर्स्ट जो होगा ये क्या होगा, इसका गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल। अच्छा क्वेश्चन था जी, गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे फैक्टर आता है कौन सा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बी एंड सी का, तो बी एंड सी हम डिस्कस करेंगे। तो बी एंड सी में तो इसमें आपको समझ में आ गया गॉच फॉर्म स्टेबल है, इसलिए एंटी कन्फर्मेशन पूछा है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें क्या है गॉच फॉर्म में सेकेंड बी और सी में, तो यहाँ पे जनरल बताता हूँ मैं आपको, CH2 X अगर होगा और OH अगर होगा, तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये X और ये OH, हाइड्रोजन CH2 है ना, 4 हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन, तो ये जो OH होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज होता है, स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे OH दिया हुआ है, X दिया हुआ है, तो यहाँ पे X क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, X इज योर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम,
ओके, तो एक्स क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये OH में आपका फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे ये OH एज इट इज, ये OH आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करके एक्ट होगा, यानी कि दोनों में क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपका कंपाउंड जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपका कंपाउंड जो होगा, ये कंपाउंड क्या करेगा, ये कंपाउंड आपका स्टेबिलाईज करेगा गॉच फॉर्म को, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा गॉच फॉर्म इज स्टेबल अगेन। अब आपको समझ में आ गया, बी और सी भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा डी होगा। आंसर डी क्यों होता है, यहाँ पे ऐसे इंटरेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे इंटरेक्शन वो होगा, बट वो लेस प्रीडोमिनेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डी ऑप्शन के लिए, डी ऑप्शन डिस्कस करेंगे हम अभी। स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हो ऐसे, तो इन दोनों में क्या होता है रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अनस्टेबल होता है ड्यू टू लार्ज साइज, दोनों की साइज क्या होती है लार्ज, बल्कि ग्रुप्स होते हैं तो रिपल्शन होता है, इसीलिए इसका एंटी फॉर्म जो होता है, इसलिए इसका एंटी फॉर्म जो होता है आपका, ये क्या होता है स्टेबल फॉर्म होता है, ये आपका स्टेबल फॉर्म होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिला, अगली बार एक क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि सी डाई CF जो है आपका कंपाउंड, ये इसमें क्या होगा, इसमें सीन फॉर्म गॉच फॉर्म आपका स्टेबल होगा, गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल, वाई ड्यू टू CH-CF जो इंटरेक्शन होता है वो लोअर एनर्जी में होता है, हमने देखा कि E2 ग्रेटर देन होता है डेल्टा E2 ग्रेटर देन डेल्टा E1 होता है, इसीलिए आपका कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा यहाँ पे एमओटी डायग्राम देखी इसकी, उसके बाद हमें पता चला कि ये जो इंटरेक्शन होता है ये स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन लोअर एनर्जी में हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन हायर एनर्जी में हो रहा है, ये जो थी एनर्जी हायर थी ना यहाँ पे, इसीलिए हमने देखा यहाँ पे सी ये जो गॉच फॉर्म होगा ये स्टेबल होगा। सेकेंड बात हमने किसकी की, सेकेंड बात हमने की यहाँ पे, ऐसा अगर कंपाउंड होता है, एक्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उसमें H बॉन्डिंग होती है, तो स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज ड्यू टू H बॉन्डिंग, इसीलिए इसमें गॉच फॉर्म क्या होता है स्टेबल होता है। फोर्थ जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें ये ब्रोमीन ब्रोमीन बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। बट अगर इसी का एंटी अगर आइसोमर ले लोगे तो ये स्टेबल होगा, तो यहाँ पे एंटी आइसोमर पूछा हुआ था किसका स्टेबल होगा, तो एंटी आइसोमर यहाँ पे किसका स्टेबल था, तो एंटी आइसोमर यहाँ पे स्टेबल मिला आपको फोर्थ ऑप्शन का, दैट इज योर बी आर अगर होगा। इससे भी अनस्टेबल सीन है गॉच आइसोमर अगर देखोगे तो कौन सा होगा, आयोडीन आयोडीन लगा दोगे तो उसका एंटी आइसोमर मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए अगर आपने पॉलीमर सब्जेक्ट अगर पढ़ा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में पूछा था पीवीसी यूज फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री, पीवीसी का लॉन्ग फॉर्म पूछा था, स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रानिलिक एसिड आइसोअमील नाइट्राइल के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा विच डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग पीक एट 76 इन इस मास स्पेक्ट्रम, जो आपका मास स्पेक्ट्रम है उसमें 76 पे इसका पीक मिलेगा। तो क्या होता है फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो देखो मैं एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये होता है आपका एंथ्रानिलिक एसिड। अब उसमें ऐड किया है आइसोअमील नाइट्राइल, आइसोअमील नाइट्राइल 1 2 3 4 3 4 5 ऑक्सीजन N डबल वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ, आइसोअमील दिया हुआ है तो यहाँ पे R लिख दिया मैंने। इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो ये ENO फॉर्मेशन करता है, क्या ENO, सॉरी ENO, तो ये अगर ENO फॉर्मेशन करता है। अब आपने क्या पढ़ा था,
NaNO2HCl अगर आप ऐड करते हो तो NaNO2HCl जब ऐड होता है आपका NaNO2HCl तो HNO2 फॉर्म होता है। HNO2 में H निकल के आपका क्या होता है, येनो फॉर्मेशन होता है। तो आपका यहाँ पे ऑफकोर्स क्या हो रहा है, येनो फॉर्मेशन हो रहा है। तो येनो फॉर्मेशन होने के बाद NH2 से क्या होगा कन्वर्जन, तो NH2 से कन्वर्जन होगा आपका C डबल बॉन्ड O N2 पॉजिटिव, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, डाइजोनियम N2 पॉजिटिव। और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ से CO2 लॉस्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो बेंजाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेंजाइन फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, ये बेंजाइन अब आपका 76 पे पीक दिखाएगा। क्या करेगा, 76 पे पीक दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, 76 पे पीक दिखाएगा। तो 76 इसका पीक आएगा। अब इसके बाद कोई रिएक्शन है क्या, इसमें कोई भी ट्रैपिंग रिएजेंट नहीं दिया हुआ है। तो ट्रैपिंग रिएजेंट अगर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लास्ट में डाइमराइज करेगा। क्या करेगा, डाइमराइज। तो ये डाइमराइजेशन होगा। कैसे होगा, ऐसे, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये ऐसे, ये ऐसे। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, सी इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सी आपका फाइनल प्रोडक्ट है। बस आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस एनो का रोल पता होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पाइपेरिडीन ऐड किया गया है। तो पाइपेरिडीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पाइपेरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो ये आपका बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहीं से क्यों लेगा बताया जाएगा जी। यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे अनायन फॉर्मेशन होगा। तो ये अनायन जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे अनायन फॉर्मेशन होगा। अब ये जो अनायन फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप ये रिंग देखते हो, ये रिंग अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या है। ये है आपकी रिंग साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन। ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन है। तो साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन जो होता है, ये क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक होने की वजह से ये अनायन स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्म होने में इजीली आपका पाइपेरिडीन क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये डीलोकलाइज करेगा यहाँ पे ऐसे, इस CO2 को निकाल देगा और इसको ये इलिमिनेट करेगा। तो इसका मतलब CO2 निकलेगा और ये आपका कंपाउंड भी इलिमिनेट हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पूछा है ये कौन सी इलिमिनेशन है, तो ये इलिमिनेशन है आपकी U1CB, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ कॉन्जुगेट बेस अनायन जिसमें फॉर्म होता है। अल्डोल रिएक्शन ले लो, डिहाइड्रेशन जो होती है वो स्टेप। ठीक है, तो जिसमें अनायन फॉर्मेशन होता है वो स्टेप क्या होती है, E1CB मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, E1CB इलिमिनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेचुरल प्रोडक्ट से। ठीक है, डायरेक्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते। तो एंटोरोवेस्टेटिन आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो होती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज डिसीज के लिए क्या होता है, ये ड्रग यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका एसिडिटी की बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, एसिडिटी बेसिस पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी पूछी हुई थी। आपका कंपाउंड था NMe3 Br OMe, सब में एसिड प्रेजेंट है। तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपैरिजन, पार्ट ऑफ कंपैरिजन इज दिस वन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, यानी कि -I, यहाँ पे -I।
यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आए तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए होगा, यानी कि फर्स्ट होगा। उसके बाद सेकेंड होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो हाइड्रोजन होगा। इसमें डोनेटिंग ग्रुप है तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, आपकी एसिडिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसीलिए आपका फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन फोर्थ, ग्रेटर देन थर्ड होगा। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन फोर्थ, ग्रेटर देन थर्ड, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ क्या होगा फिर आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द आयर स्पेक्ट्रम कार्बोनिल एब्सॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड अपीयर्स एट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपीयर्स होगा आपका, जनरली जो ईस्टर होता है, ईस्टर क्या होता है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। ठीक है, तो ये ईस्टर जो होता है ये 1740 के करीब आता है। और जो लैक्टोन होते हैं, लैक्टोन क्या होते हैं आपके, साइक्लिक ईस्टर्स जो होते हैं, साइक्लिक ईस्टर्स जो होते हैं यहाँ पे एन कितने बड़ा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये जनरली 1735 टू 1770 तक, 1780 तक आपके आते हैं। ठीक है, तो इसका जनरली वैल्यू ये होती है। 5 मेंबर रिंग में क्या होता है, अंदर के साइड थोड़ा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाहर थोड़ा परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 1770 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 1770 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 1770 कहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन उन्होंने दे रखा था, बी ऑप्शन दे रखा था। तो 1710 तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो यहाँ पे 1770 था, उन्होंने गलती से टाइप करने में मिस्टेक कर दिया होगा। उन्होंने ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ था इसका कुछ तो। ठीक है, तो उसका 1770 करेक्ट आंसर है, बाकी आप छोड़ दो, आपके एग्जाम में आगे जो आएगा 1770 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेक रिएक्शन है आपकी, यहाँ पे पैलेडियम कपलिंग रिएक्शन है। पैलेडियम आपका क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा फर्स्ट, इन दोनों के बीच में पैलेडियम आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जब पैलेडियम आएगा, 1 2 3 पैलेडियम ऐसे, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे आयोडीन, कार्बन 1 2, 2 sp3 कार्बन है उसके बाद, और ये मिथाइल। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, आपका कंपाउंड यहाँ से डिलोकलाइज करेगा, 1 2 3 4 5, ये इसके साथ रिंग फॉर्म करेगा, तो ये यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन होगी और यहाँ पे पैलेडियम आ जाएगा। इससे क्या होगा, 5 मेंबर रिंग तो आपकी बनने वाली है ऑफकोर्स। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 ऑप्शंस में ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 5 मेंबर रिंग, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है पैलेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है पैलेडियम आपका आयोडीन। अब ये क्या करेगा, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, पैलेडियम रिएक्शन जो होती है उसमें सीन एडिशन, सीन एलिमिनेशन होता है, इसीलिए इसमें ट्रांस कंपाउंड आपका मिलता है। तो ट्रांस कंपाउंड जब मिलेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ इसकी कपलिंग होगी, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई, ये हाइड्रोजन और ये पैलेडियम, तो इसमें आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, जस्ट सेकेंड, ये देखो आपका हाइड्रोजन और आपका पैलेडियम, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड तो फिर 5 मेंबर रिंग विथ डबल बॉन्ड मिथाइल ऑन दिस साइड। तो ये आपका मैंने क्या कहा, ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा इसमें ई डबल बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखना। एक रिएक्शन में क्या होता है, ई डबल बॉन्ड इज योर मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ई डबल बॉन्ड आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ई डबल बॉन्ड है, 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे तो बेंजीन कैसे फॉर्म हो मुझे नहीं पता, ये गलत है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो ये sp3 कार्बन और sp3 कार्बन रहेगा। ओके, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द फॉलोइंग रिएक्शन गोज थ्रू, द फॉलोइंग रिएक्शन गोज थ्रू। तो ये रिएक्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा हुआ है, कौन सा इंटरमीडिएट होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है आपकी हुन्स-डिकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये आपकी हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, जनरली देखो कॉमन रिएक्शन में लिख लेता हूँ, CO2Hg अगर होगा तो CO2Hg को मैं एक्सपांड करके लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी CO2, ये R है ना आपका, ये R है, तो ये OHg, तो ये Hg जो होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये यहाँ पे आता है 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, तो इससे क्या होता है, R रेडिकल फॉर्म होता है। क्या होता है, R रेडिकल। अब R रेडिकल क्या करता है, इस Br रेडिकल Br के साथ कंबाइन होता है, यानी कि Br यहाँ पे ऐसे, और ये Br रेडिकल बना देता है, तो कंपाउंड क्या बनता है, RBr। तो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये, और ये क्या है, रेडिकल। तो यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है, करेक्ट है। इसमें क्या होता है, हुन्स-डिकर रिएक्शन होती है, हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। इसमें करेक्ट पूछा, तो यहाँ पे एसिटोलिसिस किया हुआ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है उन्होंने। एक्चुअली इस प्रोडक्ट में भी कुछ तो गड़बड़ है, बट उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो ये ट्रांस डाइएक्सियल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और ट्रांस डाइएक्सियल कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन होने की वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। एसिटोलिसिस में एक्चुअली यहाँ पे एसिटेट आना चाहिए, बट इन्होंने Br दे रखा था, तो ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी। बट अगर रेट पूछते हो तो ट्रांस डाइएक्सियल का रेट ज्यादा होगा, यानी कि R1 ग्रेटर देन R2 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर रखी थी। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगती है, उसको अगर अटेम्प्ट किया आपने तो उसमें क्लेम करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन था पेरीसाइक्लिक से, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं पेरीसाइक्लिक से, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं पेरीसाइक्लिक से, एक क्वेश्चन आता है बट एटलीस्ट पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन था आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से KH अगर ऐड करते हो तो KH इससे हाइड्रोजन लेगा और फॉर्म करेगा आपका अनायन। अब इसमें क्या होगा, इस अनायन फॉर्मेशन का क्या काम है, तो कोई भी काम नहीं भाई, यहाँ पे कोई काम नहीं। अनायन अगर नहीं फॉर्म होगा तो भी रिएक्शन होगी ऐसे ऐसे ऐसे, बट अनायन फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ऐसे, इसीलिए कंपाउंड फॉर्म होता है कुछ इस तरह से। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ पे अगर देखते हो तो ऐसे होगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो इसमें क्या होगा, वो माइनस यहाँ पे होगा, वो माइनस डीलोकलाइज करोगे तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ऐसे। तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये जस्ट फॉर वर्कअप है। अब इसमें हीटिंग नहीं दिया है, इसमें हीटिंग भी होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका, इस कंपाउंड में दे रखा है। अब ये कंपाउंड पहले मैं लिख लेता हूँ, कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड है यहाँ पे ऐसे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ओपन होगा, तो ये बेंजीन लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ तो है जो बेंजीन है आपकी, ठीक है, O माइनस, यहाँ पे PH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, इस O18 को निकालेगा यहाँ से, तो ये O18 को जब निकालेगा, तो बेंजीन भी लिख लेता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। O18 माइनस आपका डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे PH है, यहाँ पे क्या हुआ, कीटोन फॉर्म हुआ, ये अगेन यहाँ पे डीलोकलाइज हुआ ना,
तो ये इस कीटोन पे अगेन आप PHMgBr ऐड करोगे, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कंपाउंड पे अगेन अगर आप ऐड करते हो PHMgBr, वो 18 है माइनस O-18 लेवल ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो O- यहाँ पे भी बनेगा। पीएच फर्स्ट ऑलरेडी था, दूसरा आया अभी। इसका वर्कअप करोगे तो H2O बन जाएगा। इसका वर्कअप करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, H आ जाएगा, OH निकल जाएगा, यानी कि H वर्कअप हो जाएगा। दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, OH फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोनों जगह पे क्या होगा, तो ये OH18 होगा, ये OH सिंपल होगा आपका। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ अभी। तो ये जो कंपाउंड है इसमें अगर आप H2SO4 ऐड करोगे तो कहाँ पे प्रोटॉन लेगा इजीली, कहाँ से प्रोटॉन लिया जाएगा इजीली? तो यहाँ से अगर O18 जो है यहाँ पे, यहाँ से अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें क्या होगा, दोनों में अगर देखते हो आप, यहाँ से अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ से अगर प्रोटॉन लेगा H+ H2SO4 ऐड कर रहे हैं ना, H2SO4 ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ से अगर आप OH से अगर प्रोटॉन लेते हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे sp2 कार्बन बनेगा, sp2 कार्बोकैटायन बनेगा। और यहाँ से अगर लेते हो तो यहाँ से अगर H+ लेते हो तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा आपका कुछ ऐसे। अब ये कार्बोकैटायन जो बन रहा है यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी ऐसे, और यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसे आगे, ये पीएच, ये पीएच, ये OH2 बनाएगा, निकल जाएगा, कटायन फॉर्मेशन होगा। ये कटायन फॉर्म किया है तो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक एज वेल एज अलाइलिक कटायन स्टेबलाइजेशन है। यहाँ पे जो कटायन फॉर्म होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, sp2 कार्बन कटायन फॉर्मेशन होगा। sp2 कार्बन पे कटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू sp3। क्यों, क्योंकि sp2 कार्बन जो होता है आपका आपका अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि sp2 कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में A और B पूछा है और प्रोडक्ट पूछा हुआ है बी कौन सा होगा बता दो। तो यहाँ पे बी पूछा हुआ है, तो बी में क्या होगा, 18 तो रहेगा, ऑक्सीजन 18 रहेगा, तो ये दो ऑप्शन कट हो गए। एक पीएच नहीं होगा तो इसमें दो पीएच होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, तो ये क्या है आपका, तो ये आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन 18 एज इट इज है ना, इसके बेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन नेचुरल प्रोडक्ट से, आपका नेचुरल प्रोडक्ट से अमीनो एसिड पूछा हुआ था। सिंपल सी बात है, अगर आपका कंपाउंड ऐसे कुछ होता है तो उसे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है ये। सेकंड क्या है, हिस्टिडीन है आपका इमिडिजोल टाइप कंपाउंड जो होगा उसमें अगर प्रेजेंट होगा इमिडिजोल रिंग तो हिस्टिडीन होती है। और ये आपका एस्पेरिजिन। तो ऐसे ऑप्शन आपको बस ढूंढना था। जस्ट आपको क्या करना है, अभी एग्जाम से पहले अमीनो एसिड्स देख के जाने, उस पर एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शन मैच करके देखो। सेकंड का ए कहाँ पे, सेकंड का ए फर्स्ट में, थर्ड का बी फर्स्ट में ही है, और फर्स्ट का सी भी फर्स्ट में ही है। तो फर्स्ट क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। इसमें सिंपल सा मैकेनिज्म बताता हूँ, देखो मैं आपको, आपके पास कंपाउंड है, कैसे दिया हुआ है कंपाउंड कुछ ऐसे, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया, यहाँ पे कीटोन लिख दिया, और यहाँ पे मिथाइल लिख दिया। तो यहाँ पे NH2 NH टोसाइलेट दिया हुआ है। टोसाइलेट क्या होता है जी, टोसाइलेट होता है एस डबल बॉन्ड ओ फिनाइल, यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा। अब ये क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा,
इस पे अटैक करेगा, ओपन होगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में फिर यहाँ पे OH फॉर्म होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे अटैक तो करो, O माइनस हुआ, यहाँ पे N H H NH टॉसाइलेट लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। अब ये क्या है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये प्रोटॉन ये ले लेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, तो यहाँ पे मैंने R लिख दिया। अब यहाँ पे R OH NH PH NHTS, ठीक है, NHTS। अब इसमें क्या होगा, अगेन यहाँ पे ये प्रोटॉन अगेन लेगा यहाँ से, और ये प्रोटॉन जब अगेन लेगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये N पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, दिखाई दे रहा होगा, तो ये OH2 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे N पे माइनस आएगा, N यहाँ पे क्या NHTS है मिथाइल एज इट इज, यहाँ पे मिथाइल है क्या, ये मिथाइल है या PH है, मिथाइल है यहाँ पे, ये तो मैं मिथाइल लिख लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा और इसे निकाल देगा, तो इसे निकालेगा तब क्या होगा, तब आपका R, इसमें डायरेक्टली ऐसे लिखो, R डबल बॉन्ड NHTS फॉर्मेशन होगा। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको रब कर देता हूँ देखो, और इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। अब इसमें क्या दिया है, आगे रिएजेंट देख लो, NaBH3CN दिया हुआ है, NaBH3CN क्या करेगा, H माइनस का अटैक करेगा आपका यहाँ से, और इसे स्टेबलाइज कर देगा, तो इसमें फॉर्म होगा कंपाउंड कुछ ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, अनायन फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये TS है, तो ये अनायन फॉर्मेशन होगा, तो ये डिलोकलाइज होगा और इस TS को निकाल देगा, तो TS को जब निकालता है तब क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आएगा, सिर्फ TS तो निकल गया, सिर्फ हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है फ्रॉम NaBH3CN से, आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और इस N2 को यहाँ से निकाल देगा, इस N2 को यहाँ से निकाल देगा, इसमें क्या होगा, इस N2 को यहाँ से निकाल देगा, तो ये आपका कंपाउंड है, ये R ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो माइग्रेट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये N2 निकल गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें डबल बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है और N2 भी निकल जा रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, सिर्फ इतना ही ऑप्शन चाहिए हमें, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ये क्या है, सब कुछ R था आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये R एज इट इज है आपका। तो हमने क्या किया, R ऐसे ही तो लिखा, यहाँ पे मिथाइल था ऐसे ही लिखा, तो ये R आपका क्या है, ये है, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द एडिशन ऑफ HBr 2,3,3-dimethyl-butene below the best mechanism explanation for the formation of the observed product। ये जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, इसके लिए बेस्ट मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो पहले तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर एसिड ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेबल कटायन बनाएगा, तो स्टेबल कटायन कैसे होता है, ये CH3 सेकेंडरी कटायन बनाया।
अब ये कटायन क्या होगा, माइग्रेट होगा क्या यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल और मिथाइल, और यहाँ पे ये कार्बोकटायन बना तो ये भी स्टेबल है। ये Br इस पे अटैक करेगा और इसमें कंपाउंड फॉर्म करेगा आपका यही, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप है, उसके साथ क्या है, Br अटैच है 2 मिथाइल ग्रुप के साथ, और 2 मिथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है, तो 2 मिथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट आपका प्रोटोनेशन हो रहा है, उसके बाद फिर आपका क्या हो रहा है, कटायन फॉर्मेशन, और प्रोटोनेशन के बाद कटायन फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट हो रही है, और उसके बाद फिर Br का अटैक हो रहा है, ये हो रहा है। तो आगे इसके स्टेटमेंट देखते, देखो इसके ऑप्शंस क्या थे। डबल बॉन्ड शिफ्ट इन द अल्किन फॉलोइंग बाय प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमाइड टू कार्बोकटायन। तो पहले डबल बॉन्ड शिफ्ट किया है क्या हमने, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट बोल रहा था ये, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हमने पहले नहीं किया। सेकंड क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन, तो हमने प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन किया है, सही है। फॉलोड बाय हाइड्राइड शिफ्ट, फॉलोड बाय हाइड्राइड शिफ्ट किया है कि हमने, अगर आपने मैकेनिज्म देखा होगा, इस मैकेनिज्म में हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया क्या, कार्बोकटायन फॉर्मेशन होने के बाद मिथाइल शिफ्ट किया है, तो मिथाइल शिफ्ट किया है, तो फिर आपका ये हाइड्राइड शिफ्ट का जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं है, मिथाइल शिफ्ट किया है हमने। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन फॉलोड बाय मिथाइल शिफ्ट, देन एडिशन ऑफ ब्रोमाइड, देन एडिशन ऑफ ब्रोमाइड टू द कार्बोकटायन। तो एडिशन ऑफ ब्रोमाइड टू द कार्बोकटायन है क्या, उसके बाद प्रोटोनेशन किया, सेकेंडरी कटायन बना, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट की, उसके बाद ब्रोमाइड ऐड किया, तो ये सही ऑप्शन मुझे लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसे भी चेक कर लेते, तो ये ऑप्शन हमने काट दिया था, ये फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रोमाइड कर रहे हैं, देन डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इंटरेस्टिंग रिएजेंट से क्वेश्चन था आपका, ये रिएजेंट से क्वेश्चन था आपके पास। अगर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर आप रिडक्शन करते हो तो इजीली पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए आप सोडियम फॉस्फेट या सोडियम सल्फेट यूज करते हैं, तो ये Na2 यस, अमोनियम यस, अमोनियम SH भी यूज करते हैं, FeHCl भी यूज करते हैं, SnHCl भी यूज करते हैं, ठीक है, SnHCl भी यूज करते हैं। तो ये आपके रिएजेंट्स इतने यूज करते हैं रिडक्शन के लिए। सिलेक्टिव अगर एक एरोमेटिक ग्रुप में 2 नाइट्रो ग्रुप से 2 में से अगर एक का अगर रिडक्शन करना होगा तो आपको ये रिएजेंट्स यूज करने होते हैं। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो दोनों का रिडक्शन किया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे दोनों का रिडक्शन करके NH2 ऐड कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे रिएजेंट जो होते हैं ये सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ सिंगल NO2 फ्रॉम 2 NO2 ग्रुप्स, 2 NO2 ग्रुप्स, ठीक है। तो दोनों NO2 ग्रुप्स में से क्या होता है, सिंगल NO2 आपका रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फ्रॉम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, और थोड़ा रिएजेंट्स यानी कि कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम ऐड किया है 2 इक्विवेलेंट, तो 2 इक्विवेलेंट अगर ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट NH2 से प्रोटॉन लेगा और क्या करेगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या करेगा आपका NH माइनस बनाएगा, उसके बाद फिर CH3 से प्रोटॉन लेगा। एक ही नाइट्रोजन पे तो 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 2 अनायन नहीं बनाएगा, इसीलिए ये CH2 पे अनायन बनाएगा, NH अनायन। अब आपको सिंपल सा रूल बता दूं, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होने की वजह से उसका अनायन स्टेबल होता है। जो सेकेंड में जो फॉर्म हो रहा है वो लेस एसिडिक प्रोटॉन था, और जो अनायन फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये डायरेक्टली आपका अटैक करेगा आपके कंपाउंड पे। तो देखते देखते अभी नेक्स्ट कंपाउंड आपका ये है, तो इस पे अटैक करना है हमें। तो मैं यहाँ पे पहले अनायन लिख लेता हूँ और कंपाउंड लिख लेता हूँ। ये अनायन हमने फॉर्मेशन किया है NH माइनस CH2 माइनस, और कंपाउंड क्या रिएक्शन हो रही है, सल्फर यानी कि थायोफिन आपका आ रहा है उसके 3rd पोजीशन पे है ना,
एग्जैक्टली थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ई टी है। अब ये इस पे अटैक हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है और इसे निकाल देगा, तो ये इसे निकाल देगा। तो इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्यूरेन नहीं है, थायोफिन है, तो यहाँ पे मैंने थायोफिन लिख दिया। अब ये NH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसे O माइनस बना देगा। तो जब O माइनस बनाया जाएगा तब क्या होगा, ये CH2 O माइनस और यहाँ पे NH अटैक हो गया है। ये थायोफिन तो एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये O माइनस जब हुआ तो इसमें वर्कअप अगर किया होगा, लास्ट में वर्कअप किया होगा, तो ये क्या करेगा, वर्कअप करने के बाद यहाँ पे बना देगा आपका कंपाउंड कुछ ऐसे। ये क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। यहाँ पे क्या है, 3 और 4 में क्या है, बॉन्ड है ना, तो ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पे OH और यहाँ पे ये कंपाउंड होगा ऐसे। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलना पॉसिबल है तो अगर ऐसे ऑप्शन दिया होगा तो वो भी देख लो, अगर नहीं दिया होगा तो ऑप्शन ऐसे दिया होगा आपको, ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे दिया होगा, नहीं तो क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ना इजीली, इसलिए ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्कअप करते ही हो जाएगा। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा रिएजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने कहा था आपको, वैसे ऑप्शन अगर नहीं दिया होगा तो ऐसे ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये अगेन अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, अगेन पूछ सकते हैं। अब इसमें अगेन मॉडिफाई करके क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो, कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो तो ये कहाँ पे ऐड होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में ऐड होगा, क्योंकि ये मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक रिंग है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। इसमें आपको कमेंट करना है। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, एक तो यहाँ पे ऐड होगा ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके रीअरेंजमेंट से। अब यहाँ पे H+ दिया हुआ है तो ऑक्सीजन की लोन पेयर अटैक करेगी और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ ऐसे। तो ये OH पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा और आपका कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। कैसे, देखो मैं फॉर्म कर रहा हूँ आप यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे। अब इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज अगर करना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिलोकलाइज करेगा और यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, तो इसमें आपकी 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। में क्या होगा, आपकी 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। उसके बाद क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो यहाँ पे OH पॉजिटिव आएगा, तो ये इसे अगर स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4, 3 और 4 का बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे हम, यहाँ पे 3 और 4 का बॉन्ड फॉर्म हो गया। 1 और 4 का तो एज इट इज है, तो ये 1 और 4 का एज इट इज होगा। तो ये 1 और ये 2 यानी कि एडजेसेंट में आपके ये ग्रुप है, तो आपका कंपाउंड क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो पेपावेरिन ऑन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स अ कीटोन विच फ्यूजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो कीटोन मिलेगा आपको, पर अगर हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो फ्यूजन करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें आपका यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे आपका एसिड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपका
एसिड फॉर्मेशन होता है तो आपका कंपाउंड कुछ बनना चाहिए ऐसे, प्लस आपका जो कंपाउंड होगा वो। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं। इन्होंने ऑप्शन दिया था सी, ऑप्शन एक्चुअली ऐसे बनता है बट उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था सी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आंसर आपका करेक्ट है। उन्होंने सी प्रोबेबली गलती से दे दिया होगा, ठीक है। तो मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने देखा, पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ए विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम बी, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो एसिटिल, ये जो कंपाउंड होता है आपका, इसमें ऑयल ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर, अगर आपको ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज है, आपकी ये नेचुरल प्रोडक्ट का जो कोर्स होगा बीएससी में, आपकी जो डीयू की एग्जाम होती है ना, वो प्योरली बेस्ड होती है बीएससी के सिलेबस पे। तो बीएससी के सिलेबस में कहीं पे तो ये आपके ड्रग्स पढ़े होंगे आपने, इसीलिए क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो ये ऑयल ऑफ इंटीग्रे विंटर ग्रीन जो है ये आता है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर होता है आपका एस्पिरिन का, और ये स्ट्रक्चर होता है आपका आइबुप्रोफेन का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू का आपको क्या चाहिए, एक्स, तो क्यू का एक्स कहाँ पे, यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। पी का क्या है, जेड है, सही है। आर का क्या है, एस्पिरिन है, तो ये यहाँ पे। जनरली मैच द पेयर में अगर आपको एक चीज भी आती है ना, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बॉयल ऑफ इंटरग्रीन का स्ट्रक्चर मुझे पता था, तो मैंने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एस्पिरिन इतना इजी है, ठीक है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, तो ये क्या है, एस्पिरिन स्ट्रक्चर है, तो ये आपका होना चाहिए। तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर एटलीस्ट पता होगा। तो आर का आपको वाई पता था, तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन बचने वाले थे। ऑयल ऑफ इंटरग्रीन का मुझे पता था, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। बट फिर से बता रहा हूँ, ये क्या है, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता होनी चाहिए ये चीज। नेक्स्ट, निकोटीन में आपका अल्कली KMNO4 ऐड किया हुआ है। उसके बाद SOCl2, फिर आपको निकोटीन का फर्स्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। निकोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, निकोटीन का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। इसमें अगर KMNO4 ऐड करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिड फॉर्म होगा, वो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एसिड फॉर्मेशन होगा अगर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन में अगर आपका प्रेजेंट होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CO2H आपको पता है। फिर आगे का SOCl2 अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा, SOCl2। उसके बाद अगर NH3 ऐड करोगे तो NH3 अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, अमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके, अमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अमाइड फॉर्मेशन हुआ, अमाइड फॉर्मेशन में अगर आप ऐड करते हो KOH-Br2, तो ये क्या होता है भाई, KOH-Br2 तो आपने पढ़ा होगा, होफमैन रीअरेंजमेंट। उसमें क्या होता है आपका, आर अमाइड अगर होता है, अमाइड से आपका अगर, अमाइड से आपका अमीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो होफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, आप अमाइड से क्या करते हो, अमाइन फॉर्मेशन करते हो। तो अमाइड से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अमीन फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपका कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसे, ये अभी इसका मैकेनिज्म अगर आप चाहते हो तो इसमें कमेंट कर देना सर कि इसका मैकेनिज्म बता दो, तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ेगा 15 to 20 मिनट्स का, इसका स्पेशली एक वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम कर सकते हैं डिस्कस। देखो यहाँ पे क्या करना होगा इसके मैकेनिज्म के लिए, RC डबल बॉन्ड O, KOH है तो NH माइनस बनेगा, KOH है तो इसमें क्या करेगा, KOH ऐड किया मैंने, RC डबल बॉन्ड O, NH माइनस बन गया यहाँ पे, तो ये NH माइनस A मैंने यहाँ पे लिख दिया A। Br2 है तो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये निकल जाएगा ऐसे, तो RC डबल बॉन्ड O NH Br,
उसके बाद KOH अगेन क्या करेगा, KOH आपका अगेन OH माइनस आपका अगेन प्रोटॉन लेगा यहाँ से, यहाँ पे बनाएगा अमाइन RC डबल बॉन्ड O N Br माइनस। अब ये Br माइनस निकल जाएगा और आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका बनाएगा RC डबल बॉन्ड नाइट्राइन। ठीक है, ये बनेगा आपके नाइट्रीन। अब इस नाइट्रीन की रिएक्शन अगर आप करोगे, इस नाइट्रीन की रिएक्शन अगर आप करते हो, तो इस नाइट्रीन की रिएक्शन अगर आप करते हो यहाँ पे, तो ये नाइट्रीन में देखो यहाँ पे लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड ON डॉट 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 डॉट। अब ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट दिखाएगा। ये होपमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको। N डबल बॉन्ड ये ये यहाँ से तो ब्रेक हो गया, C डबल बॉन्ड O एज इट इज है, C डबल बॉन्ड O। अब इसमें अगर आप ऐड करोगे KOH तो OH माइनस अगेन ऐड होगा यहाँ पे ऐसे, तो इसमें OH माइनस ऐड होगा अगेन, तो ये RN डबल बॉन्ड CO माइनस OH। इसमें क्या होगा अगेन, ये डिलोकलाइज करेगा और यहाँ पे N माइनस फॉर्म कर देगा, तो यहाँ पे RN माइनस C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद लास्ट स्टेप आपकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी और आपका ReNH2 आपका वर्कअप के बाद फॉर्म हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, देखो मैकेनिज्म में फर्स्ट हमने देखा आपका कंपाउंड है, मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। मैं बोल रहा था कि आपको हम डिस्कस करेंगे, बट फिर बाद में वीडियो बनाना पड़ेगा अगर आपने कमेंट कर दी तो। ReNH माइनस हमने ऐसे बनाया, यहाँ से NH माइनस पे क्या किया, Br की रिएक्शन की, Br की रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे इलिमिनेशन किया अगेन, ये यहाँ पे इलिमिनेट करके आपने नाइट्रीन बना दिया। ओके, नाइट्रीन के बाद आपने क्या किया, इसकी रीअरेंजमेंट की, रीअरेंजमेंट करने के बाद आपने क्या किया, आइसोसाइनेट बना दिया, इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट बना, तो ये जो आइसोसाइनेट बना इसमें आपने ये इसकी एडिशन कर दी अगेन, इसकी एडिशन कर दी OH माइनस की, तो आपको क्या बना, कार्बामिक एसिड बना। कार्बामिक एसिड का आपने डी कार्बोक्सिलेशन किया तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो गया अमाइन। अब मैं क्या बता रहा था, अब मैं आपको बता रहा था ये क्या हुआ, अमीन। तो आपने क्या किया, अमाइड से अगर आपको अमाइन फॉर्म करना होगा तो क्या करोगे, KOH Br2 ऐड करोगे। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये जो एग्जांपल है देखो यहाँ पे ये अमाइड है आपका, ये R है। ठीक है, और अमाइड से हमने अमीन फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 3 अमीनो पिरिडीन, तो 3 अमीनो पिरिडीन आपका, ये 2 अमीनो है, ये आपका 3 अमीनो पिरिडीन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, अमाइड से हमने अमाइन कैसे बनाया, इसके लिए मैंने मैकेनिज्म पूरा यहाँ पे बता दिया है। ये कौन सी रिएक्शन से हुआ, ये आपका होपमैन रीअरेंजमेंट से हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऐड किया था KOH Br2, तो ये कौन सी थी, ये होपमैन रीअरेंजमेंट थी। ठीक है, पूरा डिटेल बताया जा रहा है, डिटेल बताया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सब कुछ डिटेल में आपको मिल रहा है, तो आपको एटलीस्ट आपके 5 फ्रेंड्स से आपको जो पढ़ रहे हैं DU के लिए, IIT JAM के लिए, उनको बताना है। ठीक है, एटलीस्ट आपको क्या करना है, 5 फ्रेंड्स को बताना है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका थर्ड क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट्स आर इन्वॉल्व 1-2 शिफ्ट्स आर इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सा क्या होगा देखते हैं। देखो, तो ये कंपाउंड है आपका, इसमें अगर आपने H+ ऐड किया हुआ है, तो H+ अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से इस पे अटैक होगा ऐसे, और यहाँ पे OH2 फॉर्म होगा, ये निकल जाएगा। तो ये निकलने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें आपका जो कंपाउंड है इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करेगा।
हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। CH2 से हाइड्रोजन आया एक एक्स्ट्रा, ये CH2 था तो CH2 से CH3 बन गया। अब इसमें क्या होगा, अगेन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसमें आपका कंपाउंड फॉर्म होगा कुछ ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ठीक से ध्यान दो। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ से तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आना ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, अब डायरेक्टली अगर इलिमिनेशन करोगे तो फेवर होगा क्या, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये पहले रीअरेंज करेगा, कार्बोकटायन बनाएगा, तो ये रीअरेंज करेगा। तो कितने 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई है ऑलरेडी। तो ये रीअरेंज करेगा, आपका कार्बोकटायन बनाएगा, स्टेबल कार्बोकटायन। उसके बाद फिर यहाँ से इलिमिनेशन होगी, मैंने इंटरमीडिएट्स के लेक्चर्स लिए हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखना एक बार, इंटरमीडिएट पूरा बताया हुआ है। उसमें क्या है, किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर यहाँ पे डायरेक्टली इलिमिनेशन कर दो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इलिमिनेशन नहीं करते बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली इलिमिनेशन नहीं करते, फर्स्ट रीअरेंजमेंट करते उसके बाद इलिमिनेशन करते। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे। देखो हमने फर्स्ट यहाँ पे 1 हाइड्राइड शिफ्ट की, उसके बाद अल्काइल शिफ्ट की, अगेन हाइड्राइड शिफ्ट की, तो कितने शिफ्ट हुए यहाँ पे कितने शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे 3 शिफ्ट हुए। अगर आपने डायरेक्टली इलिमिनेशन कर दिया होता तो प्रोडक्ट आपको यही मिलने वाला था, नो डाउट आपको यही सेम प्रोडक्ट मिलने वाला था, बट जो आंसर था आपका ये गलत हो जाता। आप 2 कर देते, यहाँ पे 2 लिख देते, तो 2 आंसर यहाँ पे जब लिख देते आप तो आपका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसीलिए बताया था मैंने, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको फर्स्ट माइग्रेट करना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इलिमिनेशन करनी। तो यहाँ पे फर्स्ट माइग्रेट करना था हमें, कटायन फॉर्म किया था, ओके। यहाँ पे हमने फर्स्ट माइग्रेट किया, यहाँ पे तो 1 2 3। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते थे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 अल्काइल शिफ्ट है, ये अल्काइल शिफ्ट है, 1 2 अल्काइल शिफ्ट है। यहाँ पे क्या है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट है, ओके। यहाँ पे भी क्या है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर आपको पूछा जाता 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कितने, तो आंसर होता 2। 1 2 एच शिफ्ट कितने होते हैं, यहाँ पे 2। यहाँ पे अगर अल्काइल शिफ्ट पूछा जाता 1 2 अल्काइल शिफ्ट कितने हैं, आर शिफ्ट कहता हूँ मैं यहाँ पे 1। बट यहाँ पे क्या पूछा है आपको, सिर्फ 1 2 शिफ्ट बताओ टोटल, तो 2 + 1 3 शिफ्ट आपके टोटल होंगे, 1 2 शिफ्ट आपके टोटल होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको इस क्वेश्चन की। तो आंसर क्या होगा, 3 आपके अल्काइल शिफ्ट है। नेक्स्ट अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, H- का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ H-। कौन है ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। H- क्या करेगा, H- आपके कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, अल्कोहल फॉर्मेशन के बाद आपको दे रखा है H3O+। तो H3O+ में ये क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा H+ के साथ, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव। ये निकल जाएगा आपका OET, सॉरी यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे पीएच है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये निकल जाने के बाद यहाँ पे कटायन है आपका, तो ये यहाँ से डिलोकलाइज करेगा और इस कटायन को स्टेबलाइज करेगा। ये पीएच एज इट इज रहेगा। तो ये कटायन को जब स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पे कीटोन फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा आपका। अब यहाँ पे ईटी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, तो ये ईटी यानी कि क्या होता है, CH2 CH3, तो H2 आएगा अगेन, इस पे भी अटैक करेगा और इसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसे होगा।
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पीएच। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो पीएच कहाँ है आपके कीटोन के एडजेसन में, तो पीएच कहाँ है कीटोन के एडजेसन में। डबल बॉन्ड कहाँ है कीटोन के एडजेसन में, तो यही आपका फर्स्ट क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना दिया है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन किया है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपका जो बना था ये आपका बना था, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द अल्डोल कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट्स। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्म होगी 6 मेंबर, उसके बाद 5 मेंबर, उसके बाद 7 मेंबर, उसके बाद 3 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन 4 मेंबर। तो ये रिंग्स आपके फॉर्म होंगे पहले। तो ये आपकी प्रायोरिटी होगी रिंग फॉर्मेशन के अल्डोल रिएक्शन में। 3 और 4 तक तो बात जाती ही नहीं है, यहाँ तक बात रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बात रुकती है, इससे आगे का आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब यहाँ से अगर प्रोटॉन निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। अगर आप यहाँ से प्रोटॉन निकालोगे कहाँ से, इस ऑक्सीजन से, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। ठीक है, तो इससे 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। और अगर आप यहाँ से प्रोटॉन निकालते हो 1 2 3 4 और 5 मेंबर, तो यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। दोनों साइड से आपके क्या होगी 5 मेंबर रिंग फॉर्म होने वाली है। ओके, दोनों साइड से आपकी 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। तो आपको एक बात तो पता है यहाँ पे कि 5 मेंबर रिंग क्या होगी फॉर्म होगी एज कम्पेयर टू 7 मेंबर रिंग। तो आपका ये जो ऑप्शन था ये 1 to 7 वाला, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये एक आपका कैंसिल कर दूंगा ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन मैंने कैंसिल कर दिया, अब 2 ऑप्शन बचे आपके। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 इनोलेट बना के देखने होंगे। KOH अगर ऐड करते हो तो आपको इस पे यहाँ पे भी इनोलेट बना के देखना होगा, यहाँ पे भी। अगर यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलता है तो मैं इसे A कहता हूँ, यहाँ से अगर आपका हाइड्रोजन निकलता है तो इसे मैं B कहता हूँ। तो यहाँ से अगर आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे अगर इनोलेट बनाओगे, यहाँ पे अगर इनोलेट बनाओगे 1 2 3 4 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये डिलोकलाइज होके आपका अनायन फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है A रूट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे A, और B रूट आपको बताऊंगा, आपको बताया जाएगा B रूट क्या है। यहाँ पे अनायन बनेगा और यहाँ से अनायन बन के आपका इनोलेट बन जाएगा कुछ ऐसे। दोनों से क्या होने वाला है 5 मेंबर रिंग बनने वाली है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा इनोलेट कहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इनोलेट आप एक बार देख लो, ये इनोलेट आप एक बार देख लो, तो ये इनोलेट आपका फॉर्म होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा इनोलेट कहाँ से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इनोलेट अगर बनता है, ये जो इनोलेट आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऐसे, ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है इनोलेट यानी क्या होता है अल्कीन होती है। तो जो स्टेबल इनोलेट होगा, इन दोनों में मोर स्टेबल इनोलेट कौन सा है अभी इसमें बता दो मुझे 1 और 2 में मोर स्टेबल इनोलेट कौन सा है, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, तो स्टेबल इनोलेट बनेगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे, देखो देखते इसको, यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, ये इनोलेट अगर बनता है तो यहाँ पे जो अल्डिहाइड है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी तो ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है और स्टेबल इनोलेट, 2 फैक्टर इसको फेवर कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इनोलेट फॉर्मेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनोलेट स्टेबल है, फर्स्ट पॉइंट ये स्टेबल इनोलेट है और ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। उसमें क्या हो रहा है प्रीवियस ऑप्शन में, क्या हो रहा है यहाँ पे प्रीवियस ऑप्शन में क्या हो रहा है,
यहाँ पे प्रीवियस ऑप्शन में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें ये जो आपका ऑप्शन है इसमें क्या हो रहा है, अनस्टेबल इनोलेट बन रहा है। लेस स्टेबल कहो, अनस्टेबल कहने से अच्छा, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ये, कंपेयर टू ये। तो ए से तो ये क्या है, ए से लेस स्टेबल है, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इसकी भी लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ये भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। अब इसमें आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, इसमें ये मोर स्टेबल इनोलेट है, स्टेबल इनोलेट है, और मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे क्या कर रही है, फेवर कर रही है, इसीलिए ये रिएक्शन को फेवर करेगा, फेवर होगा। इसीलिए आपका जो कंपाउंड है, नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड है इसमें अगर आप देखते हो इसमें क्या हो रहा है, ये तो ये इनोलेट आपका क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा ऐसे, और इस कार्बन से ऐसे इस पे अटैक कर देगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट आपको पता है 5 मेंबर रिंग फॉर्म होने वाली है। ये क्या 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कंपाउंड कीटोन एज इट इज, ये आपका 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे O-। इसका जब वर्कअप करोगे, वर्कअप करने के बाद क्या होगा, वर्कअप करने के बाद मैंने कहा था आपको कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, 5 मेंबर रिंग, तो ये OH। उसके बाद E1CB रिएक्शन होगी, E1CB मैकेनिज्म होगा, E1CB में एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ 5 मेंबर रिंग में ऐसे। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट देख लो, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में आपका कंफ्यूजन था, तो फर्स्ट और थर्ड में आपका थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है KHSO5, KHSO5, तो KHSO5 की रिएक्शन हो रही है कीटोन के साथ। KHSO5 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, O- ऐसे, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, OH CH डबल बॉन्ड हो, तो ये इस पे अटैक करेगा ऐसे, O- फॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है दोनों, तो ये मिथाइल यहाँ पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, और इसको निकालने के बाद क्या होगा, आपका कंपाउंड फॉर्म होगा कुछ ऐसे। ओके, प्लस H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH O-। ओके, प्लस H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH O-। अब आपका जो कंपाउंड है इसमें, अब आपका जो कंपाउंड ये क्या है, अनायन स्टेबल है, ये अनायन भी स्टेबल है, और ये आपका एक कंपाउंड फॉर्म होगा, तो इसे कहा जाता है DMDO। क्या कहा जाता है, यहाँ पे फॉर्म होता है आपका DMDO, डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन। दिस इज योर डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन। ये क्या होता है, इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपका MCPBA वर्क करता है, वैसे ही आपका क्या करता है, DMDO वर्क करता है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको अल्किन का अगर इपॉक्सीडेशन करना होगा तो आपको ये दोनों कंबाइन करके भी दे सकते हैं। अगर कंबाइन करके दिया का मतलब वहां पे इपॉक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट DMDO बनाएगा और वो आपका इपॉक्सीडेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म। Which of the following is the most reactive toward the SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कौन होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके सारे कंपाउंड ABCD क्या है, बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है, फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड है आपका लिविंग ग्रुप इज क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप क्या है आपका, क्लोरीन है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये मिथाइल NO2Cl और हाइड्रोजन में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये मिथाइल NO, लिविंग ग्रुप भी क्या है, क्लोरीन है, सेम है,
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका जो कंपाउंड है इसमें मिथाइल, NO2, Cl और हाइड्रोजन। तो SN2 रिएक्शन में अगर कोई ड्राइंग ग्रुप अफेक्ट करेगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पे NO2 क्या कर रहा है, -CM इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है, -CM इफेक्ट, -R इफेक्ट भी आप कह सकते हो, माइनस रेजोनेटिंग इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा, जो अनायनिक ट्रांजिशन स्टेट होगी, अनायनिक ट्रांजिशन स्टेट जो होगी आपकी, ट्रांजिशन स्टेट जो होगी आपकी में अनायनिक ट्रांजिशन स्टेट कहने से अच्छा होगा, न्यूक्लियोफाइल आने वाला जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इजीली अटैक कर सकेगा। इसीलिए ये क्या होगा आपका, रेट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इन केस ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होगा, NO2 ग्रुप क्या करेगा, माइनस मेसोमरिक इफेक्ट अप्लाई करेगा। यहाँ पे डोनेटिंग इफेक्ट अगर अप्लाई होगा, यहाँ पे भी -I इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे +I इफेक्ट प्लस हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे मेसोमरिक माइनस मेसोमरिक अगर होता है तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, और स्टेबल होने की वजह से आपका जो कंपाउंड होता है उसमें बी में रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक इन कैरेक्टर। अब ये क्या है, sp3 है, sp3 है, ये क्या है, sp2 है, बट यहाँ से क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स आता है, इसीलिए ये मोर बेसिक होता है। sp3 वाले तो मोर बेसिक होते ही है, बस ये लोन पेयर क्या हो रही है आपकी, एरोमेटिक कैरेक्टर में डीलोकलाइज कर रही है, यानी कि आपका जो कंपाउंड है यहाँ पे ऐसे, ये कंपाउंड में ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये जो लोन पेयर है आपकी, ये लोन पेयर आपकी, ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये जो आपका साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे, इसमें आपका ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है, इस साइक्लिक कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट कर रही है, ये जो लोन पेयर है ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में वो बिजी है, बिजी होने की वजह से यहाँ पे ये जो रिंग है, ये जो लोन पेयर है ये ऑलरेडी बिजी है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अलग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, इसीलिए सबसे लीस्ट बेसिक उन्होंने पूछा है, तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, आपका डी क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। बिजी इन द लोन पेयर इज बिजी इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ओके। लोन पेयर क्या है, बिजी है इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इसीलिए आपका कंपाउंड क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, HN NMR स्पेक्ट्रम मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसीटोनाइट्राइल। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CN हैश टू सिग्नल्स ऑफ इक्वल इंटीग्रेशन, दोनों सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल इंटीग्रेशन के मिल रहे हैं, मतलब इनका स्पेक्ट्रा जो फॉर्म हो रहा है कुछ ऐसे है, विथ इक्वल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल इंटीग्रेशन है आपका, ओके। द मोलर रेशियो ऑफ द बेंजीन एंड एसीटोनाइट्राइल, तो मोलर रेशियो इन द बेंजीन एंड एसीटोनाइट्राइल, तो जब जब भी मोलर रेशियो निकालना होगा आपको, मोलर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो H1 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मिक्सचर बेंजीन एंड एसीटोनाइट्राइल आपको दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, आपको 2 सिंगलेट्स मिल रहे हैं विथ इक्वल इंटीग्रेशन। इक्वल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है आपका, ऐसे दोनों की इंटीग्रेशन क्या है, सेम है ग्राफ में। आपके ग्राफ में क्या है, इंटीग्रेशन सेम है, यानी कि हाइट सेम है आपकी। बेंजीन C6H6 होता है, CH3CN आपका एसीटोनाइट्राइल होता है। तो इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें कितने 3 हाइड्रोजन से, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे मोलर रेशियो पूछा हुआ है, तो जब भी मोलर रेशियो निकालना होगा तब आपको क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड डिवाइड बाय प्रोटॉन्स ऑफ फर्स्ट कंपाउंड S2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कंपाउंड डिवाइड बाय प्रोटॉन्स ऑफ सेकेंड कंपाउंड्स। ये आपको ध्यान रखना है मोलर रेशियो निकालते समय। ओके, तो मोलर रेशियो जब भी निकालना होगा तब आपको क्या करना होगा, ऐसे करना होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड क्या है, बेंजीन S2 एसीटोनाइट्राइल पूछ रहा है, तो बेंजीन के नंबर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इक्वल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो इक्वल इंटीग्रेशन अगर आपको पूछा हुआ है, इसका मतलब आपने यहाँ पे लूंगा 1, यहाँ पे भी लूंगा 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3s2 6 आ जाएगा। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा जी, तो 3s2 6 यानी कि 1s2 आ जाएगा। ठीक है, तो मोलर रेशियो आपका आएगा 1s2। ओके, तो मोलर रेशियो 1s2 आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। अब अगर आपको चेक करना होगा आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा देखोगे बेंजीन में कितने हैं, बेंजीन कितने हैं, बेंजीन S2 एसीटोनाइट्राइल है, तो 1s2 है। इसका मतलब क्या है, 1 बेंजीन का मोल अगर लोगे आप तो इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, और अगर 2 एसीटोनाइट्राइल के मोल्स अगर लोगे तो 3 कितने आएंगे, 6 हाइड्रोजन, यानी कि इक्वल इंटीग्रेशन भी आपका आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका था रिएक्शन मैकेनिज्म से। इसमें देखो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट क्या है, सेम है, बस सॉल्वेंट में यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट में O अल्काइलेशन एंड C अल्काइलेशन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर होता है, जैसे कि DMSO यहाँ पे दिया हुआ है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपका जो होता है वो आपका वो अल्काइलेशन प्रभावित करता है। ठीक है, तो वो अल्काइलेशन होता है यहाँ पे, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है आपका C अल्काइलेशन होता है। क्या होता है, C अल्काइलेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, डी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं, तो इसमें DMSO DMF आपके ये क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई भी जिसमें OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, SH बॉन्ड है, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका जो होगा वो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच है और वो सॉल्वेंट एज ए यूज हो रहा है, तो आपका क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा। तो पोलर प्रोटिक में C अल्काइलेशन होगा, इसका मतलब यहाँ पे C अल्काइलेशन मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, और पोलर अप्रोटिक में यानी कि B में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड आपका B में दिया हुआ है, इसका मतलब D आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से इसका सोल्यूशन लिखना है। ओके, उसका बेनिफिट आपको 100% होगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आपको अगर कोई क्वेश्चन पेपर्स सारी चीज़ें अगर आपको अवेलेबल चाहिए एक जगह पे, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, IIT JAM, CSIR, नेट, गेट, कोई भी कोर्स होगा आपका रिलेटेड, MSc एंट्रेंस एग्जाम का कोई कोर्स होगा, आपको कॉम्बो चाहिए होगा, ठीक है, तो आपको सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गेट का भी कोर्स आपको मिल जाएगा, जो आपके BSc में साथ आप फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो 9172266888 पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।